हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मैं आप लोगों के सामने फिर से एक लाइट का न्यू पार्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लेकर आया हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हुए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं बोर्ड पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, तो इसके बारे में मुझे जानना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर में कितने टाइप के लॉ हैं, ठीक है। बट इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि जो रे ऑफ लाइट किसी भी प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक करता है उसे क्या कहा जाता है, स्ट्राइक होने के बाद जो रिफ्लेक्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, या जो परपेंडिकुलर रे होता है इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ चलता हूँ। तो आप जैसा बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि एक लाइन है जिसके नीचे में बहुत सारे क्रॉस लगे हुए हैं। इस तरह कंडीशंस को मिरर या प्लेन नाम से कहा जाता है। मिरर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके एक साइड ओपेक होते हैं और एक साइड जो होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। दैट मींस एक सरफेस पर लाइट टकराएगा तो लौटेगा, दूसरी तरफ वो नहीं जा पाएगा, ठीक। अब जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करता है तो इस आने वाले रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे। इस रे को कहा जाता है, जिसको इस एरो से दिखाया जा रहा है, इस रे का नाम होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ओके। उसके बाद जब लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक किया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन टकराने के बाद जो लौटता है वो जाने वाले रे को जिस तरह से दिखाया जा रहा है इस एरो से, इसका नाम है रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टिंग रे। और हो सके तो मेरा अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हूं तो मेरे वोकल पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो क्या मैंने बोला, जो आने वाला रे है प्लेन मिरर के ऊपर में उस रे का नाम है इंसिडेंट रे, जो टकरा करके लौटने वाला रे है इस रे का नाम है रिफ्लेक्टिंग रे। और इस दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर जो इसके ऊपर में पड़ रहा है, दैट मींस जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर रे पड़ रहा है, इसका नाम है नॉर्मल, इसका नाम है नॉर्मल, ओके। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, हमेशा याद रखिएगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस का जो रूल है ये हमेशा प्लेन सरफेस पे ही वैलिड है, हर जगह ये वैलिड नहीं हो पाता है। एक्चुअली में रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो तरह के होते हैं, जैसा कि आप सभी पहले जानते भी होंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्लेन और एक होते हैं आपके कर्व, या कह सकते हैं आप ऊपर खाबड़ जो होता है ऊपर नीचे होता है वैसा। तो एक प्लेन सरफेस होते हैं और एक होते हैं रफ सरफेस, दो तरह का। बट याद रखिएगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑलवेज वैलिड फॉर प्लेन सरफेसेस, इसके लिए वैलिड नहीं है, ओके। तो अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है, क्योंकि इसमें जिस भी एंगल से लाइट आएगा उसी एंगल से लाइट लौटता है। बट अगर सरफेस रफ रहेगा तो अगर किसी एंगल से लाइट आएगा तो किसी और एंगल से लाइट जो है लौट करके चला जाएगा। इसी वजह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस वहां पर वैलिड नहीं हो पाता है। सर, जो मिरर और फिर इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? और फिर रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है और आप सभी भी देखिएगा। इनका कहना क्या है कि जो रे सर आ रहा है और जो एक नॉर्मल रे है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको क्या कहेंगे, या जो नॉर्मल रे है और जो जाने वाला रे है मतलब मींस रिफ्लेक्टिंग रे, इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है इसको क्या कहेंगे। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि जो सर आने वाला रे है दैट मींस इंसिडेंट रे और जो प्लेन सरफेस है इसके बीच एंगल बन रहा है इसको क्या कहेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी जो रे जा रहा है और जो प्लेन मिरर का सरफेस है इसके बीच जो बनने वाला एंगल है इसको क्या कहेंगे। तो देख लीजिए, जैसा कि बोर्ड में मैंने इंडिकेट किया हुआ है एक सिंबल्स के थ्रू, बट आप समझ लीजिए आई का मीनिंग है यहाँ पर इंसिडेंट रे। आई का मीनिंग क्या है? आई इक्वल टू इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मीनिंग होता है आपतित किरण, इंसिडेंट रे आपतित किरण, मतलब जो रे टकराएगा किसी मिरर के ऊपर उसको कहेंगे आपतित किरण। कि आप देख रहे हैं जो आने वाला रे है दैट मींस द रे व्हिच स्ट्राइक ऑन अ प्लेन और अ मिरर इज नोन एज इंसिडेंट रे एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, एंड द रे व्हिच इज रिफ्लेक्ट बैक आफ्टर द striking the surface that ray is called refracting ray and it is denoted by small r, ठीक। और दोनों के बीच में जो बनने वाला एक लाइन है जो देख रहे हैं परपेंडिकुलर जो है आपका इस प्लेन के ऊपर में है, उस रे का नाम है नॉर्मल रे। द रे व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन मिरर इज नोन एज नॉर्मल रे, ओके। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले भी क्लियर किया था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो तरह का होता है, एक प्लेन सरफेस और एक रफ सरफेस। रफ सरफेस के लिए वैलिड नहीं होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस रफ सरफेस का मीनिंग क्या है, ये ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, जिस कारण से क्या होगा कि अगर जिस एंगल से लाइट आएगा उस एंगल से लाइट निकल नहीं पाएगा।
तो अलग अलग एंगल्स होने की वजह से इस सरफेस पे ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस काम नहीं कर पाता है। बट जो प्लेन सरफेस होता है वो जिस भी एंगल से उस पे लाइट आएगा उसी एंगल से लाइट चला जाता है, तो यहाँ पर ये वैलिड हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस हमेशा प्लेन मिरर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है। यहाँ की इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे की बात हुई थी। अब मैं आगे बात करता हूँ कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है। इंसिडेंट एंगल को हम लोग एंगल आई से दिखाते हैं और रिफ्लेक्टिंग एंगल को या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से दिखाते हैं। यहाँ क्या मैंने बोला था कि जिस भी एंगल से लाइट आता है उसी एंगल से लाइट लौट जाता है। ठीक है ना, कहने का सेंस ये हुआ कि एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल होगा। सिंपल सी लॉजिक है ना कि जिस भी एंगल से लाइट आएगा, मान लीजिए कि 45 डिग्री के एंगल से लाइट इस पे स्ट्राइक कर रहा है, इस मिरर के ऊपर में, इस मिरर के ऊपर में लाइट 45 डिग्री के एंगल से स्ट्राइक कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आई की जगह 45 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे आर जो होगा वो भी 45 डिग्री ही होगा। दैट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस में फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। ओके, अब देखिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पे ये ई का, ई क्या है, ई को कहते हैं हम लोग इमरजेंट रे। इमरजेंट रे होता क्या है, जैसे आप सभी बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, इधर भी ये ई लिखा हुआ है, इस तरफ भी ई लिखा हुआ है। ये ई क्या है, तो ई का मतलब होता है इमरजेंट रे। इमरजेंट रे क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं प्लेन सरफेस और इसका नाम है इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे और प्लेन सरफेस के बीच जो बनने वाला एंगल है इसका नाम होता है आपका इंसिडेंट एंगल। वैसे यहाँ पर इसका नाम है रिफ्लेक्टिंग रे और इसका नाम है प्लेन सरफेस। इसके बीच जो बनने वाला एंगल है इसका नाम क्या है आपका, फिर से इमरजेंट एंगल कहेंगे। दैट मीन्स दोनों केस में, एक बार प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला रे और एक रिफ्लेक्टिंग रे और प्लेन मिरर के बीच बनने वाला रे एंगल, सॉरी, दोनों का दोनों जो है वो आपस में इक्वल है। इसलिए यहाँ पर लिखा मैंने एंगल ई इक्वल टू एंगल ई। ये वाला जो ये ई बना है किसके साथ बना है, इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के साथ, और ये जो ई बना है किसके साथ बना है, रिफ्लेक्टिंग रे और प्लेन मिरर के साथ। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, और आप सभी ये भी देख पा रहे होंगे कि जिस भी एंगल से वो लाइट आ रहा हो या जिस भी एंगल से लाइट जा रहा हो, जैसा कि मैंने बताया है कि जिस भी एंगल से लाइट आएगा उसी एंगल से लाइट जाएगा भी। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा और इस दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर रे जो पड़ेगा उसका नाम नॉर्मल रे होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आप सब देख पा रहे होंगे कि प्लेन मिरर के किसी एक गिवन पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक भी कर रहा है, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट भी कर रहा है और इसी के ऊपर परपेंडिकुलर रे पड़ रहा है। इसका मतलब तीनों का तीनों एक प्लेन के एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, एक ही पॉइंट पे टकरा रहा है। ठीक है ना, दैट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के सेकेंड लॉ। क्या, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टिंग रे एंड द नॉर्मल रे ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। ओके, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बारे में, क्योंकि इसके दो लॉ होते हैं। जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं, मैंने पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में भी मैंने इसका डिस्कस किया था कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस को मैंने नाम दिया था प्लेन, या मैंने नाम दिया था इसका मिरर। ठीक है, कौन मिरर है, प्लेन मिरर है ये। ठीक है, क्योंकि इसका एक साइड पॉलिश किया हुआ है, एक साइड जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पे लाइट टकरा के लौटेगा, और एक साइड जो पॉलिश किया हुआ है इस पे लाइट वापस नीचे की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्या कि इसमें एक रे जो है आ रहा है, एक रे जा रहा है, जैसा कि आप एरो से देख पा रहे होंगे। तो आने वाले रे को हम लोग मैंने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो आने वाला रे है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, जो जाने वाला रे है इसको रिफ्लेक्टिंग रे कहते हैं, और दोनों के बीच में जो बनने वाला रे है इसका नाम क्या है, नॉर्मल रे है आपका। ठीक है, और मैंने बताया था क्या कि जो रे आ रहा है और नॉर्मल के साथ जो एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है ना, इसका नाम होगा इंसिडेंट एंगल, जिसको किससे डिनोट किया जाएगा, एंगल आई से। एंगल आई मीन्स इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, या सब क्या बोल सकते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक दूसरा रे जो है आपका ये रिफ्लेक्टिंग रे है और ये नॉर्मल है। तो रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल के साथ, जैसा आप देख पा रहे होंगे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल के साथ जो बनने वाला रे एंगल होगा इसका नाम होगा रिफ्लेक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसा कि मैंने आपको इंसिडेंट के केस में बताया था। इसको किसी डिनोट करेंगे हम एंगल आर से। एंगल आर मीन्स क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग एंगल, या इसी का दूसरा नाम होगा और
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ओके, अब मैं बात करता हूँ, इससे मैं वैसे लोगों की बात कर लेता हूँ जो सीबीएसई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो को सीबीएसई के साथ साथ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी डालना होता है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बात को हिंदी इंग्लिश दोनों में रख पाऊँ। तो इंसिडेंट के बारे में मैंने पहले बात कर लिया था कि इंसिडेंट रे का मतलब आपतित किरण होता है, रिफ्लेक्टिंग रे का मतलब परावर्तित किरण होता है, इंसिडेंट एंगल का मतलब आपतन कोण होता है, रिफ्लेक्टिंग एंगल का मतलब परावर्तित या परावर्तन कोण होता है। ठीक, तो अब मैं बात करता हूँ इंसिडेंट एंगल है क्या। तो मैंने क्या बोला, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसका नाम है इंसिडेंट एंगल। मतलब क्या, द रे विच lies between incident ray and normal ray is known as incident angle, and the angle which lies between normal ray and the reflecting ray is known as angle of reflections or reflecting angles. ओके, अब इसी को मैंने बोला था क्या कि यहाँ देख सकते हैं, जैसा आप सब देख पा रहे होंगे कि जिस एंगल से लाइट आ रहा है उसी एंगल से लाइट लौट रहा है, डेट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस में से एक लॉ है। दो लॉ होता है, इसमें से एक लॉ क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई को मैंने यहाँ डिनोट किया है, एंगल आर को मैंने यहाँ डिनोट किया है, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ओके, अब सेकेंड रूल क्या कहता है कि जैसा आप देख पा रहे होंगे कि प्लेन मिरर के किसी एक निश्चित पॉइंट पे जो रे आ रहा है, जो रे जा रहा है और जो नॉर्मल रे स्ट्राइक कर रहा है, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्शंस का सेकेंड लॉ है। क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टिंग रे एंड द नॉर्मल रे ऑलवेज लाइज ऑन द सेम पॉइंट ऑफ द गिवन प्लेन और अ मिरर। ओके, तो क्या मैंने बताया, फर्स्ट लॉ तो ये हो गया। सेकेंड लॉ क्या मैंने बताया कि द इंसिडेंट रे comma the reflecting ray and the normal ray ऑलवेज, हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज यहां होगा, ऐसा नहीं कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, होगा तो हमेशा होगा। ऑलवेज lie on the same point of a plane और मिरर। इसमें दो बात इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है, क्या कि पहला आपका होना चाहिए क्या कि सेम पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, है इनफिनाइट पॉइंट इसके अंदर में, तो किसी पॉइंट पे वो नहीं, जिस पे स्ट्राइक इंसिडेंट पे करेगा उसी से फिर रिफ्लेक्टिंग की बात करेंगे। ये नहीं कि इस स्ट्राइक इस पे करेगा और कहीं और की मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन की केस हो जाएगी, जो मैं आगे इसके बारे में भी बताऊंगा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है। बट आई बस ये जानना है क्योंकि इसमें स्ट्राइक करने वाला रे जो है बस एक ही है, तो रिफ्लेक्टिंग रे भी एक ही रहेगा। बट जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो स्ट्राइक करने वाला रे भी बहुत होगा, तो फिर लौटने वाला रे भी जो होगा वो बहुत सारा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो आई बस ये जानिए कि जो सेकंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टिंग रे एंड द नॉर्मल रे ऑलवेज लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑफ अ प्लेन और ए मिरर। तो किसी भी मिरर के किसी निश्चित पॉइंट पे जहां पर वो लाइट स्ट्राइक करेगा वहीं से वो लौटेगा भी और उसी पे नॉर्मल में भी लाइट करेगा। यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड रूल। तो ये हुआ सेकंड रूल, ये हुआ फर्स्ट रूल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इसे कमेंट में जरूर पास आउट कीजिए ताकि मैं इसे समझ पाऊँ और आप लोगों के सामने अच्छी से अच्छी बेटर वीडियो को मैं डाल सकूँ। थैंक यू।